कल ये खबरें भी सामने आ रही थी हसात मलिक साहब, और कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि ये बज़ाहिर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगती है, क्योंकि थर्सडे को कमेटी का इजलास होना था और फिर खबरें चली कि शायद हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने जा रही है, तो वो इजलास भी नहीं हुआ क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे। और फिर कल जो है अमेंडमेंट आ गई ऑर्डिनेंस के ज़रिए और फिर नई कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लेकिन जब हमने अता तारर साहब से ये पूछा कि इस तरह की बातें हो रही है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और शायद कोई कम्युनिकेशन हुई है जजेस के साथ, उन्होंने कहा नहीं, ये एग्जीक्यूटिव का अपना फैसला है। आपकी इत्तलात क्या कहती है? देखिए, तसर तो यही बनता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, और जो एक मिसाली तल्लक है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफिस का और मौजूदा हुकूमत का, वो अगर आप देखें तो माजी में पीटीआई और उमर अता बंदयाल साहब करीब रहे, और काजी फैसल साहब और जो मौजूदा हुकूमत है वो हर मामले में भी एक पेज है। और पूरा अगर टिनोर देखें चीफ जस्टिस काजी फैसल का, तो उसमें किसी किस्म की परेशानी जो है वो नहीं हुई हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। तो अब चीफ जस्टिस काजी फैसल ने फिर कमेटी भी फ़ौरन तब्दील की, और बज़ाहिर एक तसर है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उनके हम ख्याल जज हैं उनको बेंच में शामिल किया। हम ख्याल की टर्म हम उमर अता बंदयाल के दौर में इस्तेमाल करते थे। मुझे तो अब ये लग रहा है कि हम ख्याल का जो एरा है दोबारा वो जो एक महीना है, जैसे आपने कहा कि जुडिशरी में इतनी तकसीम हम देख रहे हैं कि हम ख्याल जजेस के पहले भी इस तरह इस्तेमाल की जाती थी, अभी की जा रही, लेकिन आप कह रहे हैं ये तासुर है, कोई फैक्ट या खबर एग्जैक्ट नहीं, ये तासुर है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। अब मुझे बताइएगा बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब कि ये मामला आगे कैसे आप जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो उसमें तो चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो या जस्टिस काजी फाइज साहब हो, उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामान के पास इख्तियार है कानून साजी का, लेकिन फिलहाल ये जो हमारे सामने अमेंडमेंट है ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए आई है। दूसरा एक प्रिंसिपल जिस पे दोनों ने इत्तेफाक किया था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता, पावर्स डाइल्यूट होने चाहिए, कमेटी के लिए एक बेहतर फैसला है। तो आगे आपको क्या लग रहा है, ये चैलेंज हो सकता है, और चैलेंज होगा तो क्या स्टैंड कर पाएगी अमेंडमेंट? जो हसनात साहब ने बात की उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि तासुर वो यूं मिल रहा है कि जैसे ही ऑर्डिनेंस आई उसके फौरन बाद अमीनुद्दीन साहब को नॉमिनेट कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये तासुर बड़ी आसानी से दूर हो सकता था कि बेशक हुकूमत की तरफ से जो भी बदनीयती शामिल हो या जो इस ऑर्डिनेंस को लाने में तासुर बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता था कि चीफ जस्टिस साहब अगर अपनी सवाबदीदी इख्तियारात में तीसरे नंबर के जज मुनीब अख्तर साहब को ही उस कमेटी में नॉमिनेट कर देते, कि चौथे नंबर को भी कर देते। अपना अचानक अचानक क्या इतनी अर्जेंसी थी? एक तो ऑर्डिनेंस के लाने में अर्जेंसी, वो उस पर भी वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई जेन्युइन कोई पब्लिक कोई नेशनल इमरजेंसी हो, ये वरना आप पार्लियामेंट को बाईपास नहीं कर सकते। दूसरी, अगर ऑर्डिनेंस आ गई थी तो क्या इतनी इमरजेंट नीड थी कि कमेटी की जो मौजूदा कॉम्पोजिशन है उसको तब्दील किया जाए? तो उसमें फिर इस किस्म की बातों को बिल्कुल तूल तो मिलती है। बाकी आपने जो बात की कि ये ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकती है, मैं समझता हूँ दो तो मोटे मोटे ग्राउंड जो समझ में आते हैं। एक तो इसी चीज पे कि ये इमीडिएट, ये क्या ऐसी अर्जेंट चीज थी कि इसका 2-4 दिन का नोटिस दे के पार्लियामेंट को बुला के असेंबली के सेशन समन करके फिर ये कानून साजी बाकायदा क्यों नहीं की जा सकती थी? एक रातों रात ऑर्डिनेंस निकालने की क्या जरूरत थी? एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में ये कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो उनके सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनको डिवॉल्व करने की ज़रूरत है, तो फिर वापस से चीफ जस्टिस को इफेक्टिवली मास्टर ऑफ द रोस्टर, जब आपने उनको ये पावर दे दी कि वो अपनी मर्जी का तीसरा मेंबर ऑफ द कमेटी अपनी मर्जी का कमेटी तो इनफेक्टिव हो गई ना, तो इफेक्टिवली आपने वही पावर उनको वापस दे दी। तो ये तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें आइन के आर्टिकल 175 की तशरीह की गई थी, इसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मैं समझता हूँ उस पर भी एक बड़ा ही पावरफुल चैलेंज इस ऑर्डिनेंस को हो सकता है।
सही है। और असद, क्योंकि आपने 63A की बात की, अब इस हवाले से एक दूसरी साइड भी इसकी है ना, क्योंकि 63A की जो तशरीह थी उस पर बड़ी तनकीद हुई कि जो आइन में लिखा था वो तशरीह उस किस्म से नहीं की गई। इनफैक्ट जो डिसेंटिंग जजेस थे उन्होंने कहा ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब अगर उस केस को नहीं लगाया जा रहा है, उस रिव्यू को नहीं लगाया जा रहा है, तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जिन जजेस ने रिजर्व सीट्स का फैसला दिया है वो शायद नहीं चाहेंगे कि इस वक्त इसका रिव्यू हो और उसकी जो तशरीह है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि फिर फ्लोर क्रॉसिंग के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये जो जुडिशल पॉलिटिक्स है ये दोनों साइड से फिर हम देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल को ये भी चाहिए था कि वो तो सितंबर से उन्होंने ओहदा संभाला पिछले साल से, तो वो केस फिक्स होना चाहिए था। लेकिन क्यों 12 जुलाई के बाद उस पर फोकस किया जा रहा है? क्यों बार बार डिमांड की जा रही है कि 63A पे जो है वो जजमेंट जो है वो रिवर्स हो? बिल्कुल होना चाहिए रिवर्स। वो जो आइन, वो जो फैसला है वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन टाइमिंग है जिस वजह से किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ये केस जो है अब ये 25 अक्टूबर के बाद फिक्स हो, क्यों इससे पहले जल्दी, किस तरीके से, कि मकसद क्या है? और सारा काम तो जो इस वक्त लग रहा है बज़ाहिर, वो तो उस जुडिशल पैकेज जो पाया तकमील, जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर से ही प्लान बन चुका था कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम लाना है। और फिर उसको हमने देखा कि 8 फरवरी में जो रिज़ल्ट आए वो इस तरह नहीं थे। उसके बाद हमने देखा कि जो 6 जजेस ने ख़त लिख दिया, उस वजह से मसाइल रहे। फिर मखसूस नशिस्तों पे जो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने फैसला दिया वो प्रॉब्लम रही। लेकिन अब जिस तरह बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो चाह रहे हैं पैकेज, उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और वो ज़्यादा अग्रेसिवली जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस, जो मुझे लग रहा है कि वो अब उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि अगर वो इसी तरह एग्रेशन दिखाते हैं तो इदारा मजीद जो है उसमें एक ग्रेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक ये भी है कि 1 महीना सब्र किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैसल अगर अपनी लेगेसी इसी तरह ही बनाना चाह रहे हैं तो उनको अलाउ करना चाहिए कि 1 महीना जितना मर्जी वो जो करते करें, और अल्टीमेट उन्हीं पे ही सारी चीज़ें जा रही हैं, जिस तरह सदाती रेफरेंस और उसी तरह कमेटी का बनना, या जिस तरह 12 जुलाई को फैसला आता है तो 4 दिन वो बाद वो कहते हैं जी रिव्यू फिक्स हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी जजेस फिलहाल रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। एक चीज़ उनके पास है, वो डिटेल जजमेंट जो मखसूस नशिस्तों के केस में अभी तक पेंडिंग है, और देखना है कि वो कब अब रिलीज होती है। सही है बैसी साहब। इसके अलावा हमने देखा कि इस हफ्ते स्पीकर कौमी असम्बली ने भी फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और वो रेट्रोस्पेक्टिवली हुई है, इसलिए उसके ऊपर अमल दरामद होना लाजमी है, उसको फौकियत दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या रेट्रोस्पेक्टिवली 2017 का एक्ट चेंज करके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अंडू किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तशरीह इलेक्शन एक्ट की होती तो फिर ये मुमकिन है कि आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दें और उसका इत्तलाक माजी से करें। मगर जो रिजर्व्ड सीट्स का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इलेक्शन एक्ट की तशरीह नहीं की थी, बल्कि उसमें जो आईनी जो शिकें थी उनकी भी तशरीह की थी। अब आईनी शिकों की अगर तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो फिर उसको रिवर्स करने के लिए आपको आइन में तरमीम लानी पड़ती है। आप सिर्फ कानून साजी के जरिए उस फैसले को रिवर्स नहीं कर सकते। सलाहुद्दीन साहब, इसके अलावा ये बताइएगा, क्योंकि आप खुद जुडिशरी मूवमेंट का हिस्सा भी रहे थे 2007 में जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ था, इस वक्त मामलात आपको कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? एक तनाव की कैफियत तो है एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला निमट जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, या आपको कोई बड़ा फॉल आउट होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी एक मौके पे ये कह चुके हैं कि उनको भी मामला आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ अभी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे मअसर रोल अगर कोई प्ले कर सकता है तो वो चीफ जस्टिस साहब खुद प्ले कर सकते हैं कि मामलात मजीद तनाव की तरफ ना जाए। दूसरी जो चीज़ है, और हसनात साहब ने सही बिल्कुल लेगेसी की बात भी की। दूसरा जो एस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ ये हमारे तमाम इदारों में, पार्लियामेंट में तो है ही है, मगर सुप्रीम कोर्ट में और दीगर जो इदारे हैं उनमें भी ये एहसास होना चाहिए कि देखें जब आप अक्सरियत में होते हैं
तो तब तो सबको जमहूरियत पसंद आती है। मगर जब आप अक़लियत में होते हैं तो फिर जो जमहूरी रिवायात होती हैं और जो जमहूरियत के तकाजे होते हैं वो आपको बड़े भारी लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अगर किसी इशू पे अगर कोई माइनॉरिटी में भी है तो सही। उसको भी इन गुड ग्रेस टॉलरेट करना चाहिए, बल्कि प्रमोट करना चाहिए। ना कि आप कहें कि अब रूल्स ऑफ द गेम ही बिल्कुल बदल दें क्योंकि अक्सरियत से अक़लियत में आ गया हूं।